नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज नारायण दास का हृदय बहुत दुखी था। वह सांत्वना के दो शब्द और ढाढ़स बनाने वाला अपना कोई नहीं था। आज उनकी पत्नी रेणु की प्रथम पुण्यतिथि थी। आज के दिन ही उनका हंसता खेलता संसार उजड़ गया था। अचानक ही पत्नी को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही सांसों के तार टूट गए थे। किसी तरह 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ था उनकी स्मृतियों के सहारे, लेकिन आज फिर घाव हरा हो गया। जब हम किसी अपने से अनपेक्षा व्यवहार पाते हैं तो हृदय रो उठता है। आज रेणु की प्रथम पुण्यतिथि पर दोनों बेटे भाइयों का न आना उन्हें ऐसा लगा था मानो जीवन भर का सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। अपने को नितांत अकेला महसूस कर रहे थे। किसी के न आने से कोई काम तो नहीं रुकता। रिश्तेदारों और मित्रों के सहयोग से सब कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गए। सब रिश्तेदार चले गए। शयन कक्ष में आते ही नारायण दास पुरानी स्मृतियों में खो गए। आज उन्हें याद आ रहा था कि किस तरह रेणु और वह बच्चों के पालन पोषण में अपना कितना समय व्यतीत करते थे। रात रात भर बीमारी में जागकर सेवा की मनौतियाँ मानी। जीवन तो हमारा भी व्यर्थ था। रेणु स्वयं ही एक महाविद्यालय में प्रवक्ता थी और मैं पुलिस विभाग में अधिकारी, जहां अवकाश बड़ी मुश्किल से स्वीकृत होता था। पर हम दोनों इसी प्रयास में रहते थे कि बच्चों को यथासंभव नौकरों के भरोसे न छोड़े। आज 1 वर्ष हो गया रेणु का स्वर्गवास हुए, पर दोनों बेटों ने न आना उचित समझा, न ही फोन पर संपर्क किया। वैसे तो उनका अंतिम संस्कार में भी आना न आने के एक बराबर था। संस्कार के बाद शुद्धि तक रुकना भी दोनों बेटे बहुओं के लिए भारी पड़ रहा था। बड़े बेटे हिमांशु ने ही पहल की थी। डैड, आप तो हैं ही, शेष कर्मकांड आप रामू काका व पंडित जी की सहायता से कर लीजिएगा। आई एम सॉरी डैड, वो क्या है कि मुझे लीव नहीं मिल रही है, फिर बच्चों के एग्ज़ाम हैं। माँ ही अकेले क्या कर लेगी यहाँ रहकर। मम्मा तो अब वापस आने से रही, तो कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। अपने आंसुओं को पीते हुए मैंने कहा था, ठीक है बेटे, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी हिमांशु के कमरे से बाहर निकलते हुए सुधांशु और उसकी बहू का यह कहना, भैया आपको तो मुक्ति मिल गई, लकी हो आप। सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे कानों में शीशा उलट दिया हो। यह बेटे हैं जिन्हें पिता के रहते हुए भी अपने माँ के अंतिम संस्कार के लिए भी फुर्सत नहीं है। मैं मानसिक रूप से दूसरा झटका खाने को भी तैयार हो गया था। अभी सुधांशु आंसू कमरे में आए। दोनों बोले, डैड आप परेशान ना हो, अब तो आपको अकेले ही रहना है। मैं तो रुक जाता, पर आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी में यदि वेतन अच्छा देते हैं, अवकाश ना देकर सारी कसर निकाल लेते हैं। मैं रुक ना चाहकर भी नहीं रुक सकता। और डैड, आंसू की भी नई नई नौकरी लगी है। रामू काका से कहकर जाएंगे कि आपकी देखभाल अच्छी तरह करे। ठीक है, हमारी फ्लाइट सुबह है, टेक केयर कहकर वह दोनों भी चले गए थे। सोचते सोचते कब नींद आ गई जो सुबह ही टूटती। जब रामू काका चाय का कप लिए जगा रहे थे, तभी रिश्तेदार चले गए थे। जब अपने ही ना रुक सके तो औरों पर क्या जोर। सभी लोकाचार निभाने आए थे, चले गए। दुख तो उसी को रह जाता है जिसका सर्वस्व लुट जाता है। बस एक बचपन का मित्र राकेश रुका था कि नहीं नारायण, तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मैंने और मेरी पत्नी ने यह निर्णय लिया है कि भैया जब तक थोड़ा एडजस्ट नहीं कर लेते, हम यहीं रहेंगे। रामू काका की सहायता से सब कार्य सुचारू रूप से करवा कर ही जाएंगे। दुख तो किसी पर भी आ सकता है,
मनुष्य मनुष्य के काम आता है। एक तो रेनू भाभी का दुख और बेटी बहुओं की अपेक्षा, उदासीनता और संवेदनहीनता। 13वीं की संपूर्ण व्यवस्था राकेश और उनकी पत्नी ने करवाई। बुझे बुझे दिल से नारायण दास ने सब किया था। सब रिश्तेदारों की आंखों में एक ही प्रश्न था, बेटी बहू नहीं आए। पर ऐसे मौके पर किसी ने दुखदी रंग को नहीं दबाया। ऐसे ही 1 वर्ष व्यतीत हो गया था। आज बरसी पर भी राकेश और उसकी पत्नी ने ही सब कार्य संभलवाया था। राकेश नारायण को समझता था, देखो नारायण, दुख को सहने का सबसे अच्छा तरीका है अपने को व्यस्त रखो। जाने वाले को जिन बातों से खुशी मिलती थी उन्हें करो तो देखना तुम्हें ऐसा लगेगा कि रेनू भाभी आज भी तुम्हारे साथ है। अपनी एक दिनचर्या बना लो। अब हम यहाँ से तभी जाएंगे जब तुम मेरी बातों को जीवन में अपना लोगे। नारायण ने मानो मौन रखकर स्वीकृति दे दी थी। नारायण दास ने अपने दिनचर्या को कैसे बनाया, जानने के लिए अगले भाग को सुने और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।